हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 1 जो कि हमारा थर्मल फिजिक्स है वो पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारा यूनिट 1 के हमारे कुछ टॉपिक्स पेंडिंग रह गए थे, राइट। उन टॉपिक्स को हम कर लेते हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो वो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर रहेगा चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके अंदर मैंने आपको रिवर्सिबल प्रोसेस आई थिंक करवा दिया है, उसका फर्स्ट पार्ट आपका हुआ है। तो उसको कंबाइंड फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर वहां पे कुछ कमी रह गई है तो इसको यहाँ से कंप्लीट करिएगा। एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ये तीन टॉपिक्स हमारे कवर करने वाले हैं हम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं आपके एंट्रोपी के अंदर से ये तीनों टॉपिक्स, ठीक है। इनको जरूर करके जाइएगा क्योंकि इनके अंदर से जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एंट्रोपी के केस के अंदर जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और अगर 3 मार्क्स के अंदर है, अब तो दोनों में से आपको ऐसा भी लिख सकते हो इसके अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपने कैल्विन एंड प्लैंक्स ने क्लॉसेस में दिया था वो वाला भी। लेकिन एंट्रोपी के साथ अटैच होके अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो इसका मतलब वो एंट्रोपी की फॉर्म के अंदर थर्मोडायनेमिक्स को पूछना चाह रहा है, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है जैसे पीवी डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है कार्नोट साइकिल के अंदर, आपने जो कार्नोट हीट इंजन बताई थी, करेक्ट बेटा। तो यहाँ पे वैसे ही टेम्परेचर और एंट्रोपी का डायग्राम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका वहां पे पीवी डायग्राम का साइक्लिक प्रोसेस ओ कार्नोट हीट इंजन में थी, वैसे ही आपको बताना है आपका टीएस डायग्राम यानी कि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम इन द कार्नोट हीट इंजन की फॉर्म के अंदर, राइट। तो हम देखना है कि वहां से और यहाँ से आपका क्या रिजल्ट आता है, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो चलिए हम अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी इन द रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम लेके चले तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि हमने एक पीवी डायग्राम बनाया हुआ था कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर हमने हमारे आइसोथर्मल कर्व और एडियाबेटिक कर्व हमने लिए हुए थे। तो उन कर्व के बेस पे हमने पर्टिकुलर हीट अमाउंट यहाँ पे करवाई थी और कितना टेम्परेचर आपका गया था, T1 टेम्परेचर यहाँ पे गया था। इसी तरीके से यहाँ पे हमने हीट रिलीज की थी Q2 अमाउंट का। तो इसका जो टेम्परेचर हो गया था बेटा वो T2 टेम्परेचर हो गया था। और क्योंकि ये तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन और एडियाबेटिक क्या था आपका यहाँ पे कंप्रेशन, एडियाबेटिक के केस के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास एंट्रोपी के अंदर तो कोई चेंजमेंट ही नहीं आता। तो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे हमें आइसोथर्मल की फॉर्म के अंदर मिले थे। एडियाबेटिक की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेशन एंड कंप्रेशन में वो आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई थी, 0 हमारी हो गई थी, राइट। तो अगर वो 0 हो गई थी तो टोटल एनर्जी टोटल वर्क डन हमारा दिस माइनस में दिस हो गया था। अब क्योंकि यहाँ पे जो एंट्रोपी का ही केस करना है तो एडियाबेटिक कर्व्स के बीच में यहाँ और यहाँ पे इनके बीच का ही हमारे पास जो एंट्रोपी का सिस्टम आता है वो हमारा कितना आता है, 0 आता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि Q1/T1 माइनस Q2/T2 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो हमने किया था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास एक साइकिल ना होके, जैसे आपने अभी तो क्या क्या रखा है यहाँ पे एक ही साइकिल को कंसिडर किया हुआ है, मैं एक साइकिल को कंसिडर ना करके यहाँ पे क्या करूँ, एक पूरा का पूरा कर्व बना के चल लूँ और उसमें बहुत सारी क्या कर दूँ, एडियाबेटिक कर्व्स बना दूँ। ये मेरे पास बहुत सारे एडियाबेटिक कर्व्स यहाँ पे हो गए। तो उन बहुत सारे एडियाबेटिक कर्व्स के बीच में आपने क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो आपका चेंज हो रहा था वहां पे उन सबको करना पड़ेगा। तो एक जो आपका यहाँ पे पोर्शन है उसके लिए आप उसको फाइंड आउट करोगे और सबका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और फिर बाद में ये बताएंगे कि सारा रिजल्ट किसके इक्वल है, आपका 0 के इक्वल है। तो यानी कि पूरी होल साइकिल आपकी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। उस पूरे साइकिल के लिए एंट्रोपी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यही चीज को यहाँ पे देखना है सिंगल के लिए भी और कंबाइन के लिए भी। अगर मैक्सिमम मार्क्स का आता है बेटा इसके अंदर तो आपको दोनों फॉर्म करके दिखानी पड़ेगी, आपकी सिंगल वाली भी और आपके बड़े वाले भी, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर हम लेके चलते हैं। इसके अंदर देखो हमने कोई भी रिवर्सिबल हीट जो साइक्लिक है आपकी वो कंसिडर कर रखी है। अब हमें पता है कि यहाँ वाला जो पोर्शन है ए टू बी उसमें हम हीट को एब्सॉर्ब करवा रहे हैं। दैट मीन्स एंट्रोपी मेरी ऑब्वियसली क्या करने जा रही है, आपकी इंक्रीज करने जा रही है, जिसको मैं Q/T के फॉर्म में Q1/T1 की फॉर्म में मेंशन कर सकती हूँ। फिर इस वाले BC के
पोर्शन के अंदर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबेटिक में कोई चेंज नहीं आता एंट्रोपी में, दैट मीन्स ये मेरा जीरो के इक्वल हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जाएगा आपका जीरो के, एडियाबेटिक कंप्रेशन में भी हमारा एंट्रोपी जीरो ही रहता है, ये हमें पता है। और आइसोथर्मल कंप्रेशन में अगर देखूं तो यहाँ पे मेरे पास देखो इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, तो यहाँ पे हीट का जो है आपका क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। हीट के रिजेक्शन में एंट्रोपी डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा Q2/T2 डिक्रीमेंट एंट्रोपी आपका यहाँ पे मेंशन होगा। और अगर मैं पूरी कंप्लीट साइकिल के बारे में बात करूं तो Q1/T1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, Q2/T2 के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स Q1/T1 माइनस Q2/T2 आपका जीरो के इक्वल है। पूरी नेट एंट्रोपी अगर मैं देखूं यहाँ पे पूरी कंप्लीट रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के अंदर, तो जो ये आपका डेल क्यू बाई टी था वो हमारा एंट्रोपी तो होता है। तो ये वाला पोर्शन अगर हमारा जीरो के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी भी सिस्टम की कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स एंट्रोपी ऑफ द रिवर्सिबल कार्नोट इंजन डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता। मैंने इसको थोड़ा फास्टली इसलिए बताया क्योंकि हम ये लास्ट लेक्चर के अंदर करके आ चुके हैं, राइट। अब हम इसको नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं, जब हम पूरी की पूरी साइकिल कंसीडर करते हैं, करेक्ट। तो हमने एक साइक्लिक प्रोसेस ABCDA कंसीडर किया हुआ है इसके अंदर। तो इसमें आपके पास क्या है, ये A1 A2 A3 ये सारे एडियाबेटिक कर्व्स हैं इसके अंदर, जिनके ऊपर A से A डैश आपका वन आइसोथर्मल कर्व्स बनाया हुआ है, B1 से B1 डैश आपका सेकेंड एडियाबेटिक कर्व बनाया हुआ है। सिमिलर वे के अंदर C1 से लेके C2 भी चला जाता, नेक्स्ट आपका A3 एडियाबेटिक कर्व लेते तो वहां पे, ठीक है। तो ये जो A1 A1 डैश से लेके, ये तो आपका A1 A1 डैश ही कुछ एब्सॉर्ब करेगा यहाँ पे हीट को, और A2 डैश से A2 तक यहाँ क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। और ये आपके जो हो गए A1 से A2, A1 डैश से A2 डैश, ये क्या हो गया बेटा आपका यहाँ पे एडियाबेटिक कर्व्स हो गए हैं, ठीक है। A1 डैश से A2 डैश आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन का कर्व मेंशन हो रहा है, A2 से A1 आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन का कर्व मेंशन हो रहा है। तो अगर हम एक स्ट्रिप ये वाली A1 से A2 वाली स्ट्रिप को अगर कंसिडर किए हुए हैं, तो पहले स्ट्रिप के लिए हम क्या निकालेंगे, एंट्रोपी निकाल लेते हैं। फिर इस स्ट्रिप का इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे प्रोसेस, पूरे कंप्लीट के लिए, तब हम वहां से निकाल देंगे कि पूरे कंप्लीट का एंट्रोपी कितना आया है। तो पहले फर्स्ट हम एक स्ट्रिप के बारे में बात करते हैं, और उस स्ट्रिप के अंदर आपके आइसोथर्मल्स हैं आपके A1 A1 डैश और A2 डैश A2, करेक्ट। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पे बता चुके हैं कि हमने एक क्लोज्ड कर्व ABCDA कंसिडर किया था, उसके ऊपर हमने शॉर्ट आइसोथर्मल्स लिए हुए हैं, जिसके अंदर से मैं वन आइसोथर आपका कार्नोट साइकिल जो सिंगल है एक स्ट्रिप, उसको कंसिडर किया हुआ है मैंने, ठीक है। और उस स्ट्रिप पे हमें पता है ये आपका एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, और ये रिजेक्शन दिखा रहा है आपका। तो हम अब क्योंकि स्ट्रिप माना है तो Q1 Q2 नहीं बोल सकती, मैं DQ1 D2 DQ2 बोलूंगी, क्योंकि आपने पूरी साइकिल का एक स्मॉल स्ट्रिप यहाँ पे कंसिडर किया है। तो स्मॉल स्ट्रिप के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हीट का एब्जॉर्प्शन होगा बेटा, वो भी स्मॉल ही मेंशन होगा यहाँ पे, इसीलिए ये कितना हो गया DQ1, और यहाँ पे हीट का रिजेक्शन कितना हो गया सिंक में, D2 DQ2 हो जाएगा T2 टेम्परेचर के अलाउ, करेक्ट। तो यहाँ पे और जो आपके एडियाबेटिक कर्व्स है A1 A2 और A1 डैश और A2 डैश, इन दोनों के अलावा कुछ भी आपका एंट्रोपी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हीट का कुछ भी रिजेक्शन या एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, करेक्ट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो नेट चेंज आएगी इस एलिमेंट्री साइकिल के, वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं पूरी प्रोसेस के लिए करूँ तो सभी का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो सभी स्ट्रिप के अंदर इस तरीके से एब्जॉर्प्शन और वो जो रिजेक्शन है वो आ जाएगा, तो ये कंबाइंड फॉर्म आपकी जीरो हो जाएगी। और ये कंबाइंड फॉर्म क्या देता है, एंट्रोपी। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि पूरी होल साइक्लिक प्रोसेस के अंदर भी जो एंट्रोपी का केस आता है वो कितना हो जाएगा, टोटल एंट्रोपी ऑफ दैट सिस्टम इज ऑल्सो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये जीरो हुआ है ना, इसका मतलब आपकी एंट्रोपी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई है। DQ/T इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपकी कैसी हो गई, एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये यही बता रहा था कि जो एंट्रोपी है वो आपका जो नेट चेंज है आपका डेल क्यू इज इक्वल टू आपका ये जीरो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एस क्या हो जाएगी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है।
वहां पे भी वही दिखा रहा है, डेल एस इज इक्वल टू जीरो है बेटा, ठीक है, डेल एस की वैल्यू जीरो है, एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे भी एस की वैल्यू कह रहा है कि कॉन्स्टेंट आ जाएगी, करेक्ट। नेक्स्ट हम इसके अंदर लेके चलते हैं हमारा आपका चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपने अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो एक चीज ध्यान करिएगा आप लोग कि एक मिनट, हमने देखा कि जब हमने कार्नोट थ्योरम के बारे में बात करी थी, जब हमने कार्नोट थ्योरम के बारे में बात करी थी तो हमने एक इरिवर्सिबल प्रोसेस लेके चले थे, ठीक है, हम वहां क्या लेके चले थे, इरिवर्सिबल प्रोसेस लेके चले थे। और हमने ये कहा था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो कार्नोट की जो भी साइकिल होगी आपकी, इरिवर्सिबल प्रोसेस की जो भी साइकिल होगी उसकी एफिशिएंसी लेस होगी मेरी एफिशिएंसी ऑफ एनी रिवर्सिबल साइकिल से, करेक्ट, हमने ये देखा था वहां पे। तो अगर हमने इसके अंदर ये देखा है वहां पे, तो हम अभी भी यही चीज ले लेते हैं ना। और अगर वो रिवर्सिबल के लिए दिखा ही रहा है तो मैं उसको टेम्परेचर की फॉर्म में भी दिखा सकती थी। तो टेम्परेचर की फॉर्म में मेरे पास जो एफिशिएंसी आई है वो 1 - में T2/T1, मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, है ना। और अगर हम इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसको मैं टेम्परेचर की फॉर्म में नहीं दिखा सकती, राइट। तो इसको मैं हीट की एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन की फॉर्म में, यानी कि हीट की एब्जॉर्प्शन और कितनी उसने रिजेक्ट करी है उसकी फॉर्म में दिखा सकती। तो रिजेक्शन तो हम Q2 की फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो Q2 हम यहाँ पे इसका रिजेक्ट का दिखा देते हैं, अपॉन में Q1 इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के लिए आ जाएगा, ठीक है। Q1 क्या हो जाएगा इसका, एब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स ये वाली जो क्वांटिटी है आपकी बेटा, ये मेरी लेस रहेगी, किससे आपकी लेस रहेगी, इस वाली क्वांटिटी से, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन दिस क्वांटिटी। तो इसके फॉर्म में हम अब इसको एंट्रोपी में चेंज कर लेते हैं। देखो अगर मैं उसको Q1 Q2 या इसको 3 4 इसको 1 2 की फॉर्म में करती, राइट, तो मेरे पास यहाँ पे एंट्रोपी का फॉर्मूला निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये चीज भी तो थोड़ा सा ध्यान दो ना, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि आपने इसको Q1 Q2 की फॉर्म में क्यों नहीं लिया, इसको ऐसे क्यों ले, इसको तो चलो आपको ये हो गया कि इसको हम इसकी फॉर्म में नहीं बोल रहे, इसको आपने ऐसे क्यों ले लिया। इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें एंट्रोपी का फॉर्म बनाना है। और एंट्रोपी क्या कहती है कि हीट कितनी एब्जॉर्ब या रिजेक्ट करी अपॉन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप ये पढ़ चुके हो ना, यही क्या होता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला यहाँ डिराइव करना है आपने, तो आपको Q/T की फॉर्म लेके आनी पड़ेगी। और अगर ये Q/T की फॉर्म आपको यहाँ पे अवेलेबल करवानी पड़ेगी तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, यू हैव टू कंसिडर दिस, राइट। तो अगर हमें ये कंसिडर करना है तो हम यही कंसिडर करके इसको आगे प्रोसीड करते हैं कि हम कैसे इसको एंट्रोपी के फॉर्म में दिखा सकते हैं, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे एक रिवर्सिबल साइकिल ली जो आपका सेम सोर्स और सेम सिंक के ऊपर काम कर रहा था, तो हमारे पास ये हो गया। और हमने इसके ऊपर T1 के ऊपर जितनी हीट एब्जॉर्ब और इसकी रिजेक्ट हुई थी, इसको मैंने 1 - में Q2/Q1 की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो जैसा हम जानते हैं कि रिवर्सिबल की एफिशिएंसी मेरी ज्यादा होती है इरिवर्सिबल से, तो मैंने इसको यहाँ पे वो वाला कंडीशन लगा के और इसको थोड़ा सा अरेंजिंग फॉर्म में कर दिया, तो मेरे पास आ गया Q2/T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q1/T1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने रिजेक्ट करी थी वो ज्यादा आया है आपके एब्जॉर्ब करने से एंट्रोपी, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म आ गई। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूंगी तो Q2/T2 माइनस Q1/T1 इज ग्रेटर देन, मेरे पास जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स कि एंट्रोपी मेरी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। देखो ये वाली क्वांटिटी मेरी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। अगर ये मेरी पॉजिटिव क्वांटिटी है दैट मीन्स आपकी रिवर्सिबल हीट, जो आप रिवर्सिबल ये इरिवर्सिबल प्रोसेस जो लेके चल रहे हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हीट हमेशा क्या करती है आपकी, इंक्रीज करती है, सॉरी हीट नहीं, एंट्रोपी। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा क्या करती है मेरी, इंक्रीज करती है। और आप जब रिवर्सिबल लेके चल रहे हो तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी कैसी रहती है आपकी, कांस्टेंट, ठीक है, वहां एंट्रोपी कांस्टेंट है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ये हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है, करेक्ट।
तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर लॉ यहाँ पे डिराइव करना है। ओके बेटा, अगर एक पर्टिकुलर लॉ आपको यहाँ डिराइव करना है तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं, कुछ रिवर्सिबल साइकिल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से रिवर्सिबल साइकिल ले ली। ये एक मिनट, इसको मैं दोबारा बना देती हूँ। समथिंग लाइक दिस। ओके, तो हमने एक कर्व ले लिया, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, और पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है। अब जो भी पॉइंट इसके अंदर रहेगा, अब हमें ये देखना है कि ये इसके पाथ पे डिपेंड कर रहा है या इनिशियल टू फाइनल पोजीशन आ रहा है। अगर इनिशियल टू फाइनल पोजीशन कंसिडर करूं तो जो रिजल्ट है अगर सबका सेम आ रहा है, दैट मीन्स वो क्वांटिटी कंजर्व रहेगी मेरी, मतलब वो क्वांटिटी पर्टिकुलर फॉर्मूला है मेरा। ठीक है, जैसे आप ये बोलते हो ना पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स उस पूरे उसमें अगर आप 1 2 3 इस तरीके से पार्टीशन भी करते हो तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 बन जाता है। करेक्ट, तो यहाँ पे भी अगर मैं इसके अंदर 1 साइकिल लेके चल रही हूँ 1 to 2, अगर मैं इसके इसके थ्रू लेके चलूं, वेट ए मिनट मैं कलर चेंज कर दूं इसका, तो अगर मैं इसके थ्रू लेके चलूं और बी के थ्रू लेके चलूं, ठीक है, और फिर बी के थ्रू लेके चलूं और सी पे इसको वापस कर दूं, यानी कि 1 टू मैंने इनिशियल मैंने क्या किया, ए टू 1 to 2 गई पाथ ए के अलोंग, ठीक है, 2 to 1 आ गई मैं पाथ बी के अलोंग, फिर मैं नेक्स्ट साइकिल मैंने इसके अंदर चला, नेक्स्ट साइकिल के अंदर 1 to 2 पाथ में कवर कर रही हूँ बाय द बी पाथ। ठीक है, एंड 2 to 1 में यहाँ पे अगेन आ रही हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग द सी पाथ, और कंडीशन मैंने यही ली कि दोनों कैसे हैं, रिवर्सिबल पाथ्स हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आपका लास्ट रिजल्ट आया वो मैटर करेगा। अब वो लास्ट रिजल्ट क्या आएगा वो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ये किया 1 to 2 स्टेट हमने यहाँ पे ली है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे किया है मैंने, और मैं 1 to 2 कवर कर रही हूँ ए पाथ को यूज करके, और बी 2 to 1 आ रही हूँ बी पाथ को कवर करके। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मुझे ये पता है कि एंट्रोपी तो इस केस में मेरी जीरो ही रहनी है, क्योंकि मैंने रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस यूज कर रखी है, और रिवर्सिबल में एंट्रोपी मेरी जीरो आती है। करेक्ट, तो अगर एंट्रोपी जीरो आती है दैट मीन्स डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि ये क्लॉज इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो था तो कंप्लीट साइकिल का है। अब अगर मैं बात करूं ए और बी का, तो ए और बी का यानी कि 1 to 2 गई ए के अलोंग डेल क्यू बाई टी, प्लस में 2 to 1 आ गई मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया आपका डेल क्यू बाई टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन आ गई मेरी फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखो 1 to 2 गए, 2 to 1 आ गई, यही मतलब हुआ ना। इनिशियली मैं 2 सेकंड पॉइंट पे थी ना, सेकंड से 1 के ऊपर फाइनल पहुंच गई हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जीरो आ गया। फिर अब हम कहाँ है, 1 के ऊपर है, मैं बी पाथ को कवर करके जा रही हूँ, एरो इधर हो जाएगा और सी का एरो इधर हो जाएगा। तो 1 to 2 में कवर कर रही हूँ बाय यूजिंग द आपका, या फिर आप यू कर लो कि 1 to 2 आप जा रहे हो ए पाथ के अलोंग और वापिस अब आ रहे हो सी पाथ के अलोंग। पहले बी के अलोंग आए थे ना, अब सी के अलोंग आ जाइए। ठीक है, तो 1 to 2 आप किसके अलोंग, डेल क्यू बाई टी आपका कितना हो जाएगा, ए पाथ के अलोंग, और वापिस आ रहे हो आप सी पाथ के अलोंग, तो 2 to 1 बाय यूजिंग द सी पाथ। ठीक है, दिस इज नॉट दिस, ये आपका कितना हो गया जीरो। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरे पास, अगर मैं इन दोनों को राइट हैंड साइड में कर दूं इन दोनों क्वांटिटीज को, क्योंकि ए टू ए पाथ जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स जो बी और सी है पाथ वो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से दोनों पाथ्स इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटीग्रेटिंग पार्ट आपका डेल क्यू बाई टी वाला है वो सेम वैल्यू देगा आपका 2 to 1 जब आएगा उस पे। ठीक है, रिवर्सिबल पाथ कोई भी आप यूज कर रहे हो दैट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट है पाथ के,
ये देखो बी से आ रहे हो तो भी वही रिजल्ट है, सी से आ रहे तो भी वही रिजल्ट होगा। अगर मैं एक और डी पाथ भी लगा दूंगी तो उसमें भी वही रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स कि ये पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर जस्ट डिपेंड कर रहा है ये। तो इसको हम जब मेंशन कर रहे हैं कि ये इस तरीके से आ रहा है, तो वो क्वांटिटी क्या हो गई, वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, आपकी एंट्रोपी हो गई है। तो जो चेंज आया है आपका हीट के उसमें 1 to 1 के उसमें by using a particular constant temperature, वो चेंजमेंट क्या आता है आपका एंट्रोपी का आता है। और अगर मैं इसको इनफाइनिटेसिमल स्मॉल क्वांटिटी मेंशन करूं तो इसको मैं ds भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ds इज इक्वल टू कितना आ गया आपका dq बाई टी, यानी कि dq इज इक्वल टू tds। इसको भी हम आगे यूज करेंगे जब हम आगे इसकी एंट्रोपी की कंडीशंस फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। तो वहां पे जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू है, वहां पे मैं डी क्यू को क्या यूज कर सकती हूँ, एंट्रोपी का फॉर्म की तरह टीडीएस यूज कर सकती हूँ, समझे। वहां पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ, टीडीएस यूज कर सकती हूँ। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं अगर एंट्रोपी का केस कहीं पे भी आता है। तो ये जो फॉर्म आपकी बन गई है, ये जो फॉर्म आपकी बनी है, ऊपर वाली लगा लो चाहे नीचे वाली लगा लो, ये किसकी है, आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्म है, ठीक है। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक आज का, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के लिए सबसे पहले मैं आपको इसको समझाना चाहूंगी, ठीक है, क्योंकि जब आप समझोगे तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, करेक्ट। तो देखिए, आपके पास जो पीवी डायग्राम है ना, वो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है ना, ठीक है। इसके ऊपर हीट एब्जॉर्ब होती है, बस इतना ध्यान रखिए, हीट एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट होती है, बस इतना ध्यान रखना, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना इसके अंदर, बस ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखो कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है और हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। एक फॉर्मूला ध्यान करो कि ds जो है वो किसके इक्वल है, आपका dq बाई टी के इक्वल, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा था, यहाँ प्रेशर मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम था, वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर था, करेक्ट बेटा। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग एंट्रोपी है, वाई एक्सिस के अलोंग आपका टेम्परेचर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक्स और वाई के अलोंग क्या क्या है, आप देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, इस पाथ के अलोंग, जब मेरे पास प्रेशर मेरा P1 है, वॉल्यूम मेरा V1 है, टेम्परेचर मेरा T1 है, ठीक है। मैं यहाँ से बी पॉइंट के ऊपर जा रही हूँ, जहाँ पे प्रेशर मेरा P2 है, वॉल्यूम मेरा V2 है और टेम्परेचर मेरा T1 है। यहाँ पे P1 P2 और V1 V2 का मैं कोई रोल नहीं ले रही, जस्ट आप ही देखो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर आपको ध्यान हो, हीट एब्जॉर्प्शन में एंट्रोपी इंक्रीज करती है, राइट। हीट के अंदर हीट एब्जॉर्प्शन में एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो एंट्रोपी का तो स्ट्रेट लाइन बन गया इंक्रीज का, ठीक है। अब आ गया, यहाँ पे आ जाओ, जब आप P3 V3 और T2 पे चले गए, ठीक है, इसके ऊपर गए, तो ये तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन था ना, ये तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन था, एडियाबेटिक में तो मेरा कोई चेंज होता ही नहीं एंट्रोपी, तो मेरी क्या हो गई, एंट्रोपी एक ही पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट रह गई। एंट्रोपी क्या हो गई, एक इस पॉइंट के ऊपर, मान लो ये आपका S2 पॉइंट था, तो इस S2 पॉइंट के ऊपर मेरे पास एंट्रोपी क्या हो गई, कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं कहाँ चली गई, इस पॉइंट के ऊपर, ये क्या है, P4 V4 एंड T4 T2, सॉरी T2, ठीक है। यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो गई है, यानी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी,
तो जितनी इंक्रीज करी थी उतनी ही एंट्रोपी को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो ना। ठीक है, तो ये जितना डिक्रीज किया था, यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने मान लिया कि यहाँ तक कितनी हो गई, इतनी डिक्रीज करी थी, ये मेरे पास हो गई S1 एंट्रोपी। ठीक, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, P4 V4 और T2 से P1 V1 एंड T1 की तरफ, तो ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है। फिर से एडियाबेटिक कर्व आ गया, एडियाबेटिक में एंट्रोपी में तो कोई चेंज नहीं आता, तो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी तो स्ट्रेट लाइन लगा दो। समझ में आया? यहां से यहां तक का सफर समझ में आ गया, यही करना था। फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आएगा फॉर्मूला। देखिए कैसे आता है, इसको लिख लीजिएगा। जो एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ डिनोट करेगा आपका, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बोलेंगे। करेक्ट, तो इसके लिए हम अपनी एंट्रोपी की साइक्लिक साइकिल जो है कंसिडर कर रहे हैं, और उसी से ही हमने इसको ड्रॉ कर दिया। मैंने आपको सारा सिखाया है ये कैसे आया है। ठीक है, इसके लिए कंफ्यूज होने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कैसे ये इसका ऐसे स्ट्रेट उसमें बन गया है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। तो आगे बस इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एंट्रोपी किसके इक्वल होती है, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना, टी डी एस होता है। ठीक है, तो टी तो एक ही रहने वाला है यहाँ पे, आइसोथर्मल में एक T1 है और आइसोथर्मल कंप्रेशन में T2, तो दोनों के लिए T1 और T2 वहां से अलग अलग आ जाएगा। तो जस्ट आपको Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपने यहाँ पे भी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो एफिशिएंसी कितनी होती है, वर्क डन कितना किया अपॉन में कितनी हीट का आपने अमाउंट का एब्जॉर्प्शन करवाया था, यानी कि W बाई Q1 ही करना है। तो आपने यहाँ पे W कितना था आपका, Q1 माइनस Q2 था। करेक्ट, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करिए, उस फॉर्मूले में पुट करिए, रिजल्ट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका TDS। तो फर्स्ट के लिए अगर देखो यहाँ पे कितनी हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ था, Q1 हो जाएगा आपका TDS। तो T तो हमारा T1 हो गया, DS कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि S2 माइनस में S1 मेरे पास आ गया है। उसके बाद मैं सेकंड वाले की तरफ चलती हूँ, यानी कि जितनी हीट रिजेक्ट करी थी, तो रिजेक्ट कितनी हो गई आपकी यहाँ पे मेरा T2 टेम्परेचर तक का रिजेक्शन हुआ था, इतने लो टेम्परेचर पे वो आ गया था। और यहाँ पे S2 से S1 यानी कि S1 माइनस S2 इसका फॉर्म बन जाएगा। तो S1 माइनस S और उसके लिए करेंगे तो फिर ये मतलब सेम ही है ना, माइनस में वैसे भी तो जाएगा ये। ठीक है, आपका ऑलरेडी ये नेगेटिव में जा रहा था। ठीक है, यहाँ तक, अब यहाँ पे उसमें देखें तो ये नेगेटिव आता है, मैं Q1 माइनस Q2 लिखती हूँ ना, तो अगर वहां पे फिर उसमें रिजल्ट में फर्क आ जाएगा, इसीलिए हमने उसको, क्योंकि ये वैसे भी अपोजिट चल रहा है, तो नेगेटिव इसके साथ ऑलरेडी आना था। ठीक है, तो वो माइनस माइनस इसका अंदर जब चला गया इसका लॉ की वजह से, तो ये S2 माइनस S1 आ गया। यहाँ पे पुट करोगे तो ये वाली चीज ये रह जाएगी, यहाँ पे T1 माइनस T2 आ जाएगी। तो आप इसको पुट कर दीजिएगा, दोबारा से रिजल्ट देखो, यही आ गया 1 माइनस T2 बाई T1 वाला, और यही आपका PV के अंदर भी था। आपका PV के केस में भी तो आपकी एफिशिएंसी यही आती है ना, 1 माइनस T2 बाई T1, और आपने TS के अकॉर्डिंग भी इसको निकाला तो भी कितनी आ गई है, 1 माइनस T2 बाई T1। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ होप आपको आप ये पूरा टॉपिक कंप्लीट समझ में आ गया है, ये एग्जाम में जरूर आता है, बहुत अच्छे से करिएगा इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।